हेलो। चलिए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथियों आपकी तैयारी भी चल रही होगी। हालांकि आप देख रहे हैं कि 3.0 का कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आना है। जैसे ही 3.0 का रिजल्ट आएगा फिर 4.0 की नोटिफिकेशन आएगी और फिर जद्दोजहद शुरू हो जाएगा 4.0 के एग्ज़ामिनेशन की। और मेरे साथियों आपको पता है कि अभी तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मुझे हर संडे ही देख पाते हैं आप। लेकिन अब यूट्यूब पर आप हमें मंडे टू फ्राइडे देखेंगे। तो कल 16 सितंबर है और कल से ही रात में 10:30 बजे आप, अभी तो मैं प्लेटफॉर्म टीचर चैनल पर लाइव हूँ, लेकिन मंडे टू फ्राइडे मैं नवीन कुमार सिंह चैनल पे लाइव रहूँगा 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर, है ना। तो आप सब लोग तैयार रहना और हमारी मुलाकात बेहतरीन तरीके से आपके साथ होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे साथियों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जॉन दा, मैं आपकी मैसेज पढ़ चुका हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो आज के डिस्कशन की मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने आज सेट लगाया होगा टीजीटी मैथ्स, ठीक है। तो आज के सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक एपी है और एपी का कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमें नहीं पता कि इस एपी का कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये घटते क्रम में जा रहा है। तो यदि ये घटते क्रम में जाएगा तो एक वक्त आएगा जब ये जीरो के करीब जाएगा और तुरंत ये माइनस में चला जाएगा। तो हमसे यही कह रहा है कि पहली बारी माइनस में कब जाएगा। तो इतना छोटा डाटा है कि इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 5 घट रहा है तो 15 से 5 घटेगा 10, फिर 5 घटेगा 5, फिर 5 घटेगा 0, फिर 5 घटेगा -5। तो लीजिए यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया। यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया। बस आप गिन लीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी सातवां पद ही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहली बार माइनस में हमारा -5 आया है, जो कि 7वें स्थान पर है। अब क्या किया जाए? तो इसे मेरे दोस्त हमें बेसिक से भी करना आना चाहिए, काहे कि कभी कभी डाटा यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इस एपी का एनमा पद है जो फर्स्ट नेगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा, ठीक है भाई। अब ये देखिए, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। ए हमारे पास 25 है और प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा -5 लेस देन 0। तो ये हमारे पास 25 है, -5n है, +5, ये लेस देन 0। तो अब ये हो जाएगा हमारा 30 और -5n लेस देन 0। इसका मतलब समझते हैं, लेस देन 0 का मतलब हुआ निगेटिव, ठीक है भाई। अब आप बताओ, घटाने से निगेटिव कब आएगा? तो जब आप छोटे चीज में से किसी बड़े चीज को घटाओगे तो जाके आपका नेगेटिव आएगा। यानी श्योर हो गया कि 5n 30 से बड़ा है। तो जब 5n ग्रेटर देन 30 तो n ग्रेटर देन 6, और n अगर 6 से बड़ा होगा तो कौन सा होगा? 7। यानी कि सातवीं पद इसका फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो मैंने ये आपको बेसिक से भी करा दिया और ये आपको डायरेक्ट भी करा दिया। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखो, मेरा क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से महाभारत बैच आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा 71 नंबर। अब हम चलते हैं 72 की ओर। देखिए क्या है 72। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसके रूट का नेचर मांग रहा है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर चाहिए होगा तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac, ठीक है। अब आप कंपैरिजन अगर इसको करते हैं, ax² + bx + c = 0। आप देखिए, a का मान 1 है, आपके b का भी मान 1 है और c आपका 5 है। तो लीजिए b² - 4ac करते हैं।
तो बी स्क्वायर माइनस 4 है 1 और सी है 5। अब देखिए ये हो गया माइनस का 19 और माइनस का 19 का मतलब हो गया 0 से छोटा। और आप सब जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो इस स्थिति में आपका जो रूट होना है वो इमेजनरी होना है। इमेजनरी बोले तो नॉन रियल यानी कि अवास्तविक। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ये क्या है, अब यहां पर हमें कहा गया कि ये किससे डिविजिबल है। तो मेरे दोस्त हमें क्या करना चाहिए, तुरंत यहां पर हमें यह देखना चाहिए, एकदम ध्यान दो क्या। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनमें से 6 की पावर 25 कॉमन आएगा और जब 6 की पावर 25 कॉमन आएगा तो यहाँ मेरे दोस्त हमारा 1 बचेगा। प्लस आप यहाँ देखिए 6 की पावर 25 कॉमन आ गया तो 1 पावर रह जाएगा। 27 पावर में 25 पावर कॉमन आ गया तो 2 पावर रहेगा। 28 पावर में 25 पावर कॉमन आ गया तो 3 पावर रहेगा। अब आप ये देखिए, क्या ये हमारे पास 26 की पावर 6 की पावर 25 और ये देखिए 1 प्लस 6 प्लस 36, अरे बच्चा थोड़ी है, 6 की पावर 25 इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 216। 6 गुने 6 गुने 6, 36 छक्के 216, 216 और 36 252, 52 6 58 और 1 59, यानी ये हो गया 259। तो मेरे दोस्त इतना तो आपने देख लिया कि जब हमने नंबर को थोड़ा सिंपलेस्ट किया है तो ये 259 का मल्टीपल दिख रहा है। इसका मतलब 259 से तो ये हर हाल में कटेगा, 259 से तो हर हाल में कटेगा। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये 256 से कट सकता है या नहीं। तो मेरे दोस्त आपको ये समझ में आना चाहिए कि 256 का रियल मीनिंग होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब आप बताइए क्या इसको 2 की 8 पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। काहे कि ये जो है ये 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 पर 25 है मतलब दोनों पर 25 है। और जब 2 की 25 पावर है तो क्या मेरे दोस्त ये 2 की 8 पावर नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की 8 पावर का भी मल्टीपल है, यानी कि ये 256 से भी विभाज्य होगा। और यदि ये 256 से भी विभाज्य होगा तब तो इसका आंसर बनना चाहिए मोर देन 1 ऑप्शन। ठीक है, इसका कौन सा आंसर बनना चाहिए? मोर देन 1 ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है भाई, इसका आंसर मोर देन 1 ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आप में से बहुत सारे भाई ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, बहुत लोगों ने इसको हल भी किया होगा। ठीक है, 9th 4.0 का न्यू बैच कब स्टार्ट होगी? मेरे दोस्त आप महाभारत बैच ले लो, वो न्यू बैच ही है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ढेर सारा बैच स्टार्ट करूंगा। ओके, कुमारी सृष्टि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा इस वीक में, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो बताइए x का मान क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, फैक्टर को 0 के बराबर कर लीजिए और यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए। जब आप x का मान निकाल लेंगे तब उसी x का मान आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, किसमें? ई वाला में। तो ई वाला में उसी x का मान पुट करिए, 2 गुने ये 2 का स्क्वायर होगा प्लस 12 के इंटू एक्स का मान 2। ठीक है, और माइनस में ये 25 के। जैसे ही आप देखो दोस्त फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं तो शून्य का आता है, जीरोज, और जीरोज का काम है बहुपद को, पॉलिनोमियल को 0 बना देना, इसलिए बराबर में 0 कर दिए हैं। अब ये देखिए 12 दूनी 24 में से 25 जाएगा तो माइनस के होगा और ये 8 उस पर जाके माइनस में, तो के का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप मिलना चाहते हैं तो आप भिखना पहाड़ी सेंटर पर आ जाइएगा, 3 बजे आपसी मुलाकात हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको समझिए,
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है और y एक्सिस को -8 पर काटता है। अब ये देखिए मेरे दोस्त, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी लाइन, ठीक है, अब देखिए ना, y एक्सिस को -8 पर काट रही है, तो ये तो आपका y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट को c से लिखते हैं, और ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आपको पता है कि टेन थीटा ही स्लोप होगा, यानी स्लोप हमारा 1 हो गया। जिस लाइन का स्लोप मालूम और उसके द्वारा y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट मालूम, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी होता है। तो ये y हो गया, m हमारा 1 है और x देखने चले, सॉरी, m हमारे पास स्लोप 1 है, x अपने जगह रहेगा, और c इंटरसेप्ट हमारा 8 है, यानी y बराबर x माइनस 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आप काम कीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, z इंटू 5z² माइनस 80 5z इंटू z+4 से डिवाइड करने पर क्या होगा। अब देखिए, एक मिनट, हाँ, z इंटू 5z² और -80, ठीक है, इसको 5z और z+4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा। अब देखो ना, ऊपर से z तो है ही, 5 और 80 में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लीजिए। यहाँ आपका z² माइनस में 16, और नीचे आपका आ जाएगा 5z और ये z+4। आप देख सकते हो कि 5z से 5z कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारा a² और माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे दिख रहा है आपको z+4, ठीक है। आप ही बताओ भाई, क्या, देख लो ना, ये a² प्लस b² तो ये a प्लस बी हो जाएंगे और a माइनस बी हो जाएंगे, और नीचे आपका a प्लस बी है। अब यहाँ से z+4 से z+4 कट गया, z-4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, ठीक है, आप जो कहेंगे वो होगा, आप बस ध्यान दीजिए। c के जगह आप 8 क्यों लिखे? कहाँ हम c के जगह 8 लिखे हैं भाई? अच्छा, c के जगह 8 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये c जो है ना, ये c है y इंटरसेप्ट, ये c हमारा y इंटरसेप्ट है, और देखिए y इंटरसेप्ट है -8, इसलिए -8 लिखा है। वेरी सिंपल था ये। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे भाई, महाभारत बैच के अंदर 150 वीडियोस है, आप कंफ्यूजन में क्यों हैं?
चलो मेरे दोस्त ध्यान दो, अब अच्छे से समझो। एक एक वृत्तखंड का परिमाप 24 सेमी है, त्रिज्या 3 है, तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा? ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में त्रिज्या, ठीक है, सर्कल में मेरे दोस्त रेडियस और चाप, रेडियस और चाप के द्वारा जो पार्ट घिराता है यही आपका त्रिज्यखंड है, सेक्टर है। अब सेक्टर की त्रिज्या 3 है, ठीक है, ये चाप की लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्या, त्रिज्यखंड का अगर हम पेरीमीटर लेने जाएंगे तो L+2R हो जाएगा। तो L+2R बराबर पेरीमीटर, और पेरीमीटर है 24। अब ये देखिए L+2 × 3 बराबर 24, L का मान 18 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, हमें चाहिए सेक्टर का एरिया। तो यदि हम एरिया ऑफ सेक्टर की ओर चलेंगे तो मेरे दोस्त हमारे पास एंगल तो नहीं मालूम है, इसलिए आज हमें 1/2L × R लगाना होगा सेक्टर का एरिया। तो 1/2L का मान 18 है, R का मान 3 है, ये 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिन्होंने भी लगाया होगा बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। आइए अब हम 79 की ओर चलते हैं। देखिए 79 क्या है, ये कह रहा है कि समुद्र तल से 120 मीटर की ऊंचाई से ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, जिसके टॉप से एक नाव को देखा गया जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री है। बताइए लाइट हाउस से नाव की दूरी क्या होगा? देखो ये है एक लाइट हाउस, ठीक है, और यहाँ मान लिया जाए कि एक है नाव, ठीक है। लाइट हाउस के टॉप से इस नाव को देखा गया, तो एक किरण नाव को जाएगी और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा, इसी के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन है 15, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये मांगा है कि इस लाइट हाउस से नाव के बीच की डिस्टेंस क्या होगा। ओके, बस दिया हुआ है लाइट हाउस की ऊंचाई 120 मीटर। ओके, अब आप देखिए, ये अगर 15 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 15 होगा, ये 90 ये 15, तो ये आपका 75 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा, है ना। और आपने 90, 75 और 15 डिग्री के लिए रिलेशन पढ़ा होगा। आप में से जिन्होंने भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है, तो हाइट एंड डिस्टेंस बाय मर्जी सर सर्च कीजिएगा, एक वीडियो आएगा जिसको लगभग 1 लाख बच्चे देख चुके हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट बेसिक से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, 30, 75 और 15, तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, ठीक है। अब ये देखिए, यही जो √3 - 1 है इसका मान है 120, तो बताइए √3 + 1 का मान क्या होगा? अब मेरे दोस्त √3 - 1 का मान अगर 120 है तो एक का मान क्या होगा? 120/√3 - 1। मुझे किसका मान चाहिए √3 + 1 का? तो आपको इससे गुना करना होगा। अरे इतना बराबर ये, तो √3 - 1 बराबर 120, तो एक बराबर 120/√3 - 1, फिर जिसका मान निकालना है उसे गुणा करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो अब आपको रेशनलाइज करना होगा, यहाँ माइनस है नीचे, तो √3 + 1 से गुणा करना होगा, √3 + 1 से भाग देना होगा। अब आप इसको गौर से देखिए, ये आपका 120 हो गया, ये a+b × a+b ये हो जाएगा a प्लस है, ये हो जाएगा आपका a+b का होल स्क्वायर, और बटे यहाँ a-b × a+b, a² - b² तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये मेरे दोस्त हमारा 120 हो गया, ठीक है, और ये है √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या करना है अब इसको, a+b का होल स्क्वायर कीजिए, तो a² + b² कीजिएगा 4, अब +2ab, तो 2ab ये हो जाएगा, और बटे ये नीचे में हमारे पास 2 है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट जैसे ही कीजिएगा तो मेरे दोस्त आपको दिख जाएगा 447 मीटर लगभग। देखिए मेरे दोस्त, ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन आपको करना होगा। √3 का मान आप 1.732 ये रख लीजिएगा और आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िए।
अब मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 साल पहले किसी परिवार के 4 सदस्य का औसत आयु 15 साल था। इस बीच परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ। उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान आयु अभी भी उतनी ही है जितना कि 6 साल पहले था। यदि दोनों बच्चे में 2 साल का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगा। एट फर्स्ट हमें यहाँ ये देखना होगा कि मेरे दोस्त 6 years एगो, 6 साल पहले चार मेंबर चार मेंबर का जो एवरेज है वो मेरे दोस्त कितना है, एवरेज है 15। ठीक है, अब आप ही सोचिए, अगर मैं बात प्रेजेंट की करूं, यानी प्रेजेंट में वही 4 मेंबर होता, तो बताइए योगफल क्या होना चाहिए। तो मेरे तो सबसे पहली बात, अगर 4 सदस्य का एवरेज है 15, तो योगफल तो 4 × 15 60 है। तो 60 जो योगफल होगा वो 6 साल पहले। अब 6 साल से वर्तमान आएंगे तो 6 साल आगे आएंगे ना, ये चारों सदस्य 6 6 बढ़ेगा। तो चारों सदस्य अगर 6 6 साल बढ़ेगा, इसका मतलब 24 बढ़ेगा, यानी कायदे से क्या हो जाना चाहिए था, 84 हो जाना चाहिए था है? लेकिन प्रेजेंट में हो क्या रहा है, लेकिन मेरे दोस्त प्रेजेंट में हो ये रहा है कि शादी के टाइम और प्रेजेंट टाइम के बीच में 2 बच्चे का जन्म हुआ, यानी 4 सदस्य की जगह 6 मेंबर हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि इसका एवरेज आज भी पहले ही जितना है। तो पहले 15 एवरेज था, तो आज भी 15 ही एवरेज है। तो मेरे दोस्त मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 6 सदस्य का एवरेज अभी भी आज वर्तमान में 15 है, तब तो उसका योगफल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर, तो देख लो, वर्तमान में 90 योगफल है 6 सदस्यों की, अब वर्तमान में 84 योगफल है 4 सदस्यों की। अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमें 6 नजर आएगा। आप जानते हैं ये 6 साल का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें 2 बेबी आ गया है और दोनों बेबी में 2 साल का अंतर है। तो एक को x मान लेते हैं और एक को x+2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी दोनों बेबी की उम्र का योग 6 साल है। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2, हमें बड़े बेबी का उम्र चाहिए, तो 2+2 यानी हो जाएगा 4। 4 साल का बड़ा बेबी हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का बड़ा बेबी हो जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए, ये क्या है, P Q और R। अब देखिए हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसने क्या किया है, कोण Q का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और कोण R का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से S पर मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा 2 थीटा होगा। ठीक है, तो वो देखिए ना, हमारा 40 दिया हुआ है तो ये आपका 80 हो जाएगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर आपका ध्यान रहा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या है, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि log m की पावर n जो है वो आपका n log m है। ठीक है, अब इसी का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। log ये 625 जो है वो 5 की 4 पावर है और बेस में 5 तो है ही। अब ये देखिए log m की पावर n, तो वो जो n है वो आपका गुना में आ जाएगा, n log 4 log 5 और बेस में भी 5। अब आपको ये भी पता होना चाहिए log e टू द बेस e होता है 1, यानी यहाँ 5 यहाँ 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 4 × 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो मेरे दोस्त, रेलवे एनटीपीसी का जो बैच है वो 17 तारीख से, रेलवे एनटीपीसी का जो बैच है वो 17 तारीख से किसान कोल्ड स्टोरेज में सुबह में 8 से 10 ये बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है,
तो आपके जो भी दोस्त महेश आसपास में जो भी मित्र होगा जो एनटीपीसी का प्रिपरेशन करना चाहेगा, उसे आप ज़रूर बता देना इस बैच के बारे में। यह बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर 699 में मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलेगा। ठीक है, ये 17 तारीख से स्टार्ट होगा, सुबह में 8 से 10। अब ये देखिए, ये क्या है, ये 4y-1 और y+4 दोनों ही इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हैं। तो बताइए निम्न में से क्या संभव है। अब ये देखिए, दोनों जो भी फैक्टर है, फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आपको शून्यक नजर आएगा। ठीक है भाई, यहाँ भी देख लो आप, 4y-1 ये भी फैक्टर है, 0 के बराबर करेंगे तो 1/4 ये भी शून्यक नजर आएगा, और शून्यक का काम है उसे शून्य बना देना। ठीक है, तो ये देखो py² तो y का मान 4 है, प्लस 15y तो y का मान 4 है, और माइनस q बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16p और माइनस q बराबर, ये y का मान तो 4 है, 15 चौक 60, उस पर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए py² तो py² करेंगे 1/4 का स्क्वायर 1/16, प्लस 15y, y का मान 1/4 तो 15/4 हो जाएगा, माइनस q बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे ही एलसीएम लेंगे आपका 16 एलसीएम आएगा, ये p होगा, और ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60, और माइनस ये आपका 16q और बराबर 0। तो फाइनली यहाँ से p माइनस 16q और बराबर हो जाएंगे माइनस का 60। अब ये देखिए, कहीं से आपको कोई समस्या नज़र आ रही हो? ओ माय गॉड, यहाँ पे समस्या तो हो गई मेरे दोस्त। कहोगे कैसे हो गई समस्या? आप देख लो, अरे भैया 15y² py² है तो py का मान -4, प्लस 15 गुना y का मान -4, माइनस q बराबर 0। यहाँ से देखिए 16p माइनस q, इधर होगा -60 जो उस पार जाके हो जाएगा +60। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बस एक ही काम करना है, 60 यहाँ भी देख रहे हैं, -60 यहाँ भी देख रहे हैं, और हमें ऑप्शन में बस PQ में संबंध दिख रहा है। ठीक है, रिलेशन PQ में दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस 60 का ये जो मान है उसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही p माइनस 16q बराबर माइनस p के जगह हम रखेंगे 16p और माइनस q, तो देखिए क्या होगा, -16p इस पर आके 17p हो जाएगा, और माइनस जाके उधर प्लस 16q, यानी इधर भी 17q हो जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, p बराबर q हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही आसान, p बराबर q होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। देखिए 84 क्या है। 84 मेरे दोस्त कहता है, एक वृत्ताकार ट्रैक के आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतना इतना है। हमें कह रहे 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ट्रैक को प्लेन करने का क्या खर्च होगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और इस ट्रैक का एक्सटीरियर यानी बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या आपको 29 दिख रहा है। ठीक है, और अंदर वाली जो रेडियस है वो आपको 23 दिख रहा है, 23 मीटर। ठीक है, अब हमें ट्रैक का एरिया चाहिए। ट्रैक कहाँ है मेरे दोस्त? ट्रैक आपका ये है आपका ट्रैक। ठीक है, अगर इस ट्रैक का एरिया लेना है, एरिया ट्रैक का क्या होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, पाई कॉमन आएगा, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यही तो होगा। पाई का मान 22/7, आर प्लस आर करेंगे 23 और 29 को जोड़ा जाएगा तो 52 नज़र आएगा, और 29 में 23 घटाया जाएगा तो 6, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्या, एरिया। और आपको क्या करना है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 7 रुपया है। तो सोचिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 7 रुपया है तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इस क्वेश्चन का आंसर आपको 6864 नजर आएगा, जो बहुत आसान होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए ये क्या है। अब ये बहुत ही सिंपल एक बात कहा है आपसे। ये कहा कि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य है 102। प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि अगर एक पेन के मूल्य को 2.5 रुपया कम कर दिया जाए और एक पेंसिल के मूल्य को 1.5 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 132 हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो 5 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? अच्छा मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, पहले मैं आप एक सवाल पूछता हूँ, क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? 3 पेन और 2 पेंसिल, 3 पेन और 2 पेंसिल का जो प्राइस है 102, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहोगे नहीं। लेकिन मेरे दोस्त आप ये बताइए कि ये जो यहाँ पर आपको 4 पेन और 3 पेंसिल, इसका जो प्राइस 132 दिया है, क्या ये 132 ही रह जाएगा? नहीं, 132 इसलिए नहीं रहेगा, काहे कि इसने पेन की प्राइस को घटाया है और पेंसिल के प्राइस को बढ़ाया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त पेन जो 4 है ना, इसका प्राइस घटा दिया है। कितना घटाया है? 2.5 रुपये। पर पेन अगर 2.5 रुपये घटाएगा और 4 पेन है, तब तो 4 गुने 2.5 10 रुपये की कमी होगी। लेकिन पेंसिल के प्राइस को बढ़ाया है, तो पेंसिल का प्राइस बढ़ा है 1.5 रुपये पर पेंसिल, तो पेंसिल खरीदा है 3। अब 3 पेंसिल का प्राइस 1.5 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उतना आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो अब देखिए 132 में से अगर आप 10 घटाते हैं, मेरे दोस्त बात को समझने की कोशिश करो, 1 मिनट समझिए, फिर देखिए क्या होता है। जब एक पेन की प्राइस को 2.5 रुपये, ओहो हो, देखिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। आप कहिए क्या गड़बड़ कर जाएंगे? 3 पेन और 2 पेंसिल का ये प्राइस था, ठीक है। उसके बाद जब पेन की प्राइस में कमी किया और पेंसिल के प्राइस में वृद्धि किया, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का ये 132 नज़र आया। तो मेरा कहना है 132 तो तब नज़र आया ना, जब आप पेन को कम किए और पेंसिल को बढ़ाए हैं। तो पेन को कम किए होंगे तो पेन सस्ता दाम पे मिला होगा, पेंसिल को बढ़ाए होंगे तो पेंसिल महंगा हो गया होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि पहली स्थिति में पेन और पेंसिल का जो कीमत रहा होगा, दूसरी स्थिति में पेन और पेंसिल का वो प्राइस नहीं रहा, क्योंकि आपने उसमें कमी वृद्धि किया, है ना। लेकिन जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या करना होगा मुझे? मुझे पुराने प्राइस के हिसाब से कीमत को, खर्च को बैलेंस करना होगा। तो क्या कहते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए, वो जो 2.5 रुपये पर पेन घटाया है ना, आप क्या कीजिए, 2.5 रुपये पर पेन जो है बढ़ा करके उसको दे दीजिए, ठीक है। और वो जो पेंसिल को 1.5 रुपये पर पेंसिल बढ़ाया है, उतना आप घटा दीजिए। तो पेन घटाया था तो उसको बढ़ा दिए, जितना घटाया था उतना वापस। चार पेन की कीमत 2.5 रुपये से घटाया गया, आप वापस बढ़ा दो। 3 पेंसिल की कीमत 1.5 रुपया से बढ़ाया गया, आप वापस घटा दो। तो फिर पहले पहले वाली प्राइस रह जाएगा, पहले वाले के हिसाब से इसकी यहाँ भी कीमत दिख जाएगा। तो देखिए ना, 132 और 10 142 में से 4.5 जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 37.5 नजर आएगा। ठीक है, 137.5। ओके। अब
अब कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन? किसी एक को काटने का प्लान बना दीजिए। ऐसा कीजिए, हम पेंसिल को ही कट कर देते हैं। अगर पेंसिल को हम काटना चाहेंगे तो 2 है और 3 है, दोनों को बैलेंस करो, 6 बना दो। 6 बनाओगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि पेंसिल का प्राइस सेम हो जाएगा। और ऐसा करके आप घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो मेरे दोस्त ये आपका 6 पेंसिल से 6 पेंसिल कट गए। अब ये 9 पेन में 8 पेन गया तो 1 पेन नज़र आएगा। और इधर आप देख लीजिए, 306 में से मेरे दोस्त ये 174 और 175, 175 जाएगा, तो यहाँ पर 31 बचेगा। यानी 31 आपको दिख रहा है एक पेन का प्राइस। आपको क्या चाहिए? 5 पेन और 4 पेंसिल। तो मेरे दोस्त यहीं पे आ जाओ थोड़ा सा। 3 गुने 1 पेन का प्राइस 31 माइनस 2 पेंसिल बराबर 102। अब ये देखिए, 2 पेंसिल जाके 31 या 93 घटेगा तो 8, यानी एक पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? 4। एक पेंसिल का प्राइस आपका हो गया 4। क्या चाहिए आपको? 5 पेन और 4 पेंसिल। 5 गुने पेन का प्राइस 31 है, 4 गुने पेंसिल का प्राइस मेरे मित्र 4 है, तो हो जाएगा 100। ठीक है, 155 और प्लस में 16, ठीक है 171। तो 171 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा ये कैलकुलेटिव था, तो कभी कभी मेरे दोस्त कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो काम तो करना पड़ जाता है। ठीक है, जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो कोई उपाय नहीं रहेगा, वहां पर आपको प्राइस, वहां पर थोड़ा सा सॉल्व आपको करना होगा। ये था कैलकुलेटिव जिसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए, बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ, एमपी मैथमेटिक्स वाला, आपने अपने प्रोफाइल पिक में मेरा फोटो लगाया हुआ है, अच्छा लगा देखकर। ठीक है, अब ये देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72, क्यू का मान 8, आर का मान 0 है तो बी का मान क्या होगा? अब ए का मान 72 है, बी का मान नहीं मालूम, क्यू का मान 8 है, और प्लस आर, आर का मान तो 0 है, तो 8b और बराबर ये 72 हो गया, तो b का मान 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए, ये हमें कह रहा है कि प्रसरण ज्ञात करें। मेरे दोस्त, जब भी आपको प्रसरण निकालना हो तो पहला काम है आप माध्य निकाल लीजिए। ठीक है, माध्य, माध्य निकालिएगा। सभी का योगफल 17, 9 8 17, 6 23, 23 और 7 30। टर्म कितने हैं? 5, तो क्या हो जाएंगे? 6। अब आप माध्य निकाल लिए, अगला काम है डेविएशन का स्क्वायर निकालना। डेविएशन क्या होता है? चरमान में से माध्य घटाइए और स्क्वायर करके लिखते रहिए। यही है आपका चरमान और यह है आपका माध्य है। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 4 गए, 2 में से 6 गया -4, -4 का स्क्वायर 16। 5 में से 6 गया -1 का स्क्वायर 1। 6 में से 6 गया ये हमारा 0। 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर 4, और 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? डेविएशन निकालता गया और स्क्वायर करता गया, तो ये है डेविएशन का स्क्वायर। अब आप इसका माध्य निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 17, 4 21, 21 और 9 कितने? 30। 30 बटे मेरे दोस्त क्या? अरे भैया, एक 0 भी तो है बीच में। अब 30/5, 30/5 करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 30/5 करेंगे 6 आएगा, तो याद रखिएगा, डेविएशन के स्क्वायर का जो माध्य होता है इसी को प्रसरण कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। तो मेरे दोस्त, इस तरह से आपका वेरिएंस कितना आ गया है? 6। ठीक है, इस तरह से आपका वेरिएंस कितना आ गया है? 6। ओके, अगर मेरे दोस्त यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई यहाँ पर स्टैंडर्ड, ध्यान दें, स्टैंडर्ड डेविएशन मांग लेता, यानी कि मानक विचलन मांग लेता, तो बहुत सिंपल एक काम करते, रूट के अंदर प्रसरण है ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस,
रूट के अंदर 6। गलती से भी कभी प्लस माइनस मत करना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या मेरे दोस्त? ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये था हमारा 87। अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? 6 होना है, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस मांगा था। अब देखो ये क्या है, x² + 1 और x⁴ का HCF क्या होगा? मेरे दोस्त ये तो हमें वेरी सिंपल दिख रहा है। इससे ध्यान देना, x² का होल क्यूब और +1 का होल क्यूब, यानी a³ + b³ a+b × a², ठीक है, -ab और +b², ये आपको दिखेगा। बाकी x⁴ और -1 जो है, इसको आप a² - b² यानी a+b × a-b आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप दोनों में ही देखिए मेरे दोस्त, ये आपको कॉमन नज़र आएगा, और जब दोनों में जो कॉमन नज़र आएगा वही HCF होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सोने से पहले और जगने के बाद एक बार ज़रूर आपका चेहरा देखते हैं, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर भी आपका ही फोटो है मेरे दोस्त। सर अगर टाइम मिले तो एक बार लीफ एरिया बता दीजिए। अच्छा ठीक है, वक्त मिलेगा तो हम एक बार आपको लीफ एरिया बता देंगे, डोंट वरी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कि PQR त्रिभुज PQR के भीतर कहीं एक पॉइंट O है जहां पर POQ = QOR = ROP। ठीक है, अब देखिए अपने पास एक ट्रेंगल है PQ और R। ठीक है, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट है O। अब अगर यहाँ से हम QO PO और OR, ठीक है, मिला दिए तीनों सिर्स को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा कि ये वाली एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये तीनों एंगल आपस में एक समान है। तनिक सोचिए, अगर ये तीनों एंगल एक समान है तो कितना कितना हो सकता है? अरे किसी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, अगर उसे 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 120 120 और मेरे दोस्त 120 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, हम OP = 16 जानते हैं और OR बराबर, ठीक है, OR बराबर हम 12 जानते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए OQ के x मान लेते हैं। ठीक है, अब एक और बात बताइए, ये अगर मेरे दोस्त हमारे पास 120 है, इसको थीटा मान लेंगे तो ये कन्फर्म हमारा 60 - थीटा होगा। कहोगे वो कैसे? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब 180 में अगर ये 120 हो गया तो बच गया 60, तो ये दोनों मिलके 60। अब दोनों मिलके 60 है, जिसमें एक को थीटा कह दिया तो एक 60 - थीटा हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, ये PQR ये पूरा 60 है। अगर ये पूरा 60 है जिसमें ये थीटा है तो ये हो जाएगा 60 - थीटा, ये हो जाएगा 60 - थीटा। आप ही सोचो ना, पूरा 60 है ये, इसको 60 कहा गया है, जिसमें इसको थीटा माने थे तो ये मेरा 60 - थीटा होगा। अब बताइए 120 है, ये 60 - थीटा है तो ये कन्फर्म थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, जिसमें 120 है, ये 60 - थीटा, उसको थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना जब, थीटा से थीटा कटेगा, 60 + 120 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है OQ का लेंथ। मेरे दोस्त एक चीज़ हम देख सकते हैं, क्या? POQ ट्रेंगल POQ और ट्रेंगल QOR, तो देखिए ट्रेंगल QOR, ये दोनों में आपको एक चीज़ दिखेगा, थीटा 120 60 - थीटा, थीटा 120 7 - थीटा, यानी ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है, और याद रखना, जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो बराबर कोण के सामने की भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो देख लीजिए ना, ये दोनों सिमिलर हो चुका है, काम करते हैं। तो इसमें देखिए 60 - थीटा के सामने 16 है और इसमें 60 - थीटा के सामने x है। फिर देखिए इस ट्रेंगल में थीटा के सामने x है
और इस ट्रेंगल में देखिए थीटा के सामने 12 है, हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान 192, फाइनली यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा 8√3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8√3 हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बस ध्यान दीजिए। देखो सुभाष जी, मैंने टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पानी के टैंक का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने 3.3 दिया था, 3300, सॉरी 3.3 दिया होगा। आप जो मैंने दिया है वही सही है, ठीक है। कहिएगा वो कैसे? आप एरिया वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10वीं का जो एनसीईआरटी बुक है, आप उसके एग्जाम्पल में देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हूबहू वही क्वेश्चन है और वहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने बनाया भी है और उन्होंने 3.3 आंसर दिया भी है। तो आप उसी को फोटो खींच लीजिए और उसी को रेफरेंस बना के चैलेंज कर दीजिए, है ना। किए होंगे आप चैलेंज, बहुत सारे लोगों ने, आप नहीं किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने किया है। आप देखिएगा कि उधर से सबको मार्क्स मिलेगा, आपको भी मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ठीक है। अरे कहा तो कि महाभारत बैच ही नया बैच है, लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। अरे वहाँ जो 150 वीडियो दिख रहा है ना, वो कॉमन पेपर का वीडियो है। कॉमन पेपर भी उस बैच में मेरे दोस्त अलाउ है, इसलिए कॉमन पेपर को एक ही साथ वहाँ पर डाल दिया गया है ताकि आप उसको आराम आराम से पढ़ेंगे। बाकी मैथ्स की क्लास तो स्टार्ट ही हुआ है इधर, उस मैथ्स का थोड़ी ना 150 वीडियो है, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हालांकि मैं उसको देख रहा हूँ कोई उसका उपाय करूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना में कन्फ्यूज़न नाम का कोई चीज़ ना रहे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त आइए, अब इसको देखिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है, उसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बार लगाई जानी है। बताइए जरा आवश्यक तार की लंबाई क्या होगा। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ मेरे दोस्त, अगर एक आयताकार प्लॉट है जिसका लेंथ 700 मीटर है और ब्रेथ 500 मीटर है, 500, ठीक है। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड इक्वल होता है, ठीक है। अगर जानते हो दोस्त, अगर इसकी चारों ओर वार लगाना है, अगर चारों ओर वायर लगाना है, ठीक है, बाउंड्री पर, तो ध्यान रखना एक राउंड वायर लगाने का जो कॉस्ट होगा या एक राउंड वायर लगाने में जो वायर की लेंथ होगी वो इसकी पेरीमीटर होगी। तो देख लीजिए, 5 5 10, 10 और 14 24, यानी 2400 मीटर, इतना मीटर तार चाहिए एक राउंड के लिए, जबकि आपको 4 पंक्ति में लगाना है। यही मेरे दोस्त 4 गुना हो जाएगा, यानी 9600 मीटर हो जाएगा। तो 9600 मीटर वायर की आपको पूरा पूरा ज़रूरत है, ठीक है। अब आप इसको देखिए दोस्त मेरे, ये क्या है, x बराबर रूट के अंदर 31 प्लस 2√30 और -31 - 2√30, ठीक है। तो x का मान क्या होगा? आप मेरे दोस्त क्या कीजिए, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, उधर ए स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो उधर भी सिर्फ रूट हटेगा, और -2ab करेंगे तो 2ab, तो एक ही रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 31 प्लस 2√30 और इंटू 31 - 2√30, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 62 और माइनस ये 2 और इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 120 हो जाएगा,
अब मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर बराबर देखो 62 माइनस 441 यानी 29 4 आई मीन एक्स का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से एक्स का मान यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक्स का मान कितने हो गए, 2 हो गए। आइए मेरे दोस्त, ये 31 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 32 नंबर की ओर चले। आप लोग बड़ी प्यार से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा, कल से रात में आप सभी को लाइव रहना है 10:30 बजे। ठीक है, बुक सॉल्व करने में आ रहा हूँ। अब ये देखो, साइन को चेंज करने से कॉस आता है, कॉस को चेंज करने से साइन, टेन को चेंज करने से कॉट आता है, कॉट को चेंज करने से टेन, सेक को बदलने से कॉसेक आता है और कॉसेक को बदलने से सेक। ध्यान रखना, बदलने से जो आता है बराबर में नज़र आ जाए तो इस स्थिति में एंगल का योगफल क्या होगा, 90 डिग्री। इस स्थिति में एंगल का योगफल 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना कि यही सब चीज़, यानी कोसाइन को बदलने से कॉस आता है, कॉस को बदलने से साइन, टेन को बदलने से कॉट आता है, कॉट को बदलने से टेन, सेक को बदलने से कॉसेक आता है, कॉसेक को बदलने से सेक। इस स्थिति में अगर दोनों के एंगल का योग 90 हो तो ध्यान रखिएगा, इसको घटाने से सदैव जीरो आएगा, सदैव जीरो आएगा। आज भी आप देख लीजिए, दोनों के एंगल को जोड़ेंगे तो ए से ए जाएगा, 40 50 90 तो हो ही जाएगा। बस सीधा सीधा इसको घटाने से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे साइन को बदलने से कॉस आएगा ना, एंगल का योग 90 है, सीधा जीरो हो जाएगा। नहीं तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, सेम हो जाएगा, सेम में से सेम चीज घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तरीके आपको जो अपनाना है, आंसर यही होना है। ठीक है, तो ये था हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। अब 93 नंबर पर आइए। देखिए, कह रहा है कि एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के, अन्य ठोस अर्धगोले, अन्य ठोस का मतलब क्या होता है भाई, अलग रेडियस वाला। ठीक है, कह रहा है उनके आयतन का रेशियो क्या होगा। तो देखो, गोला का आयतन 4/3, सॉरी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। दोनों का रेडियस अलग अलग इसलिए किए हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई से पाई तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r² बाय r², ये कितने हो जाएंगे हमारा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मेरे दोस्त ध्यान से सब लोग देखना, यहाँ से अगर हम r/r करने जाते हैं, ये √3 और बटे में 2 नजर आएगा। क्या हमें कहा है उनका वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम लेते हैं 4/3 πr³ और इधर 2/3 πr³। ठीक है, ये देखिए, 2 से 2, 3 से 3 तो चला गया, पाई से पाई भी चला गया, ये 2 दूनी 4 भी हो गया। 2 और बड़ी आर का मान √3 है, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए छोटी आर, अब छोटी आर की बात करेंगे 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो फाइनली 3√3/4 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3√3/4 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 93 का ए बहुत लोग दे रहे हैं, पता नहीं 93 का ए कहाँ से लेके आ गए हैं। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब इसको देखना है मेरे दोस्त। ये हमें कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हमें ये कह रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल में बड़े सर्कल की जो जीवा है PQ, वो छोटे को टच कर रहा है। ओके, साथ ही साथ बाहरी रेडियस दिया हुआ है कितना, तो बाहरी रेडियस हमारा दिया हुआ है 6 सेमी। ओके मेरे दोस्त, इसके जीवा की लंबाई 10। अब देखिए, केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो जीवा बाइसेक्ट होगी। ये पूरा 10 है, जो हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेमी और 5 सेमी हो जाएगा। अब ये 6 और ये 5 है तो ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट के अंदर 11, ये हमारा √11 हो जाएगा।
यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो √11 होगा। आप में से जिनका आ रहा हो बहुत अच्छी बात है। सर पृष्ठ एरिया बोल रहा है कि संपूर्ण। अरे सरफेस एरिया का मतलब ही होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ही होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये क्या है, ये कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 है। कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखो, 2 डाइस को हम अगर एक साथ फेंकेंगे और हमें सम ऑफ डिजिट 10 चाहिए, ऐसा कितना इवेंट हो सकता है। एक पर 4 दूसरे पर 6 तभी 10 आएगा, या एक पर 6 दूसरा पर 4 तब 10 आएगा, या दोनों पर 5 रहेगा तो 10 आएगा। इसका मतलब ये है कि सम 10 वाली टोटल 3 इवेंट है, लेकिन 10 योगफल चाहिए, ये बात सही है। बट उसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का चाहिए जिस पर सम ऑफ डिजिट तो 10 होगा, लेकिन एटलीस्ट 1 डिजिट 5 होगा। अब बताओ, सम ऑफ डिजिट 10 बट एटलीस्ट 1 डिजिट 5, तो एटलीस्ट 1 डिजिट 5 तो मुझे यहीं पर दिख रहा है ना। यहीं पर एटलीस्ट 1 डिजिट 5 का मतलब दोनों 5 भी चलेगा, है ना। इसका मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोला है वो इवेंट है कितने, 1, और टोटल इवेंट 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 10 चाहिए था, ऐसा 3 इवेंट है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी उसमें उसका चाहिए था जिसमें कम से कम 1/5 हो। कम से कम 1/5 का मतलब 2/5 भी चलेगा। अब मेरे दोस्त ये देखो, ये है अर्जुन बैच। आप में से जो लोग 3.0 में प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनका मार्क्स इस बार कम रहा, वो 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं, लग रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये अर्जुन बैच आप अपने फ़ोन में ज़रूर रख लेना। जो भी चाहे 3.0 में तैयारी कर रहे भाई, अब 4.0 के लिए लग रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, है ना। जिनके मार्क्स कम हैं तो उन्हें तो लगना ही होगा, और जो 4.0 के लिए नए बच्चे हैं, सभी लोगों को अर्जुन बैच रखना ही चाहिए, ठीक है। अर्जुन बैच सबको अपने अपने फ़ोन में रख लेना चाहिए। लास्ट टाइम पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसको देखो, ये क्या है, ये कह रहा है कि सर इस एपी के लिए T30 - T20 का मान क्या होगा। T30 होता है A+29D, और T20 होता है A+19D। ए से तो जाएगा, 29 में 19 जाएगा तो 10D हो जाएगा। 10 गुने डी कितने हैं, T2 - T1 5 है, यानी आपका रिजल्ट 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 50 हो गया, वेरी सिंपल है, ठीक है। अब 97 पे आ जाओ, देखो ये क्या है। देखो, ये मुझे कह रहा है कि ये जो सीरीज है ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है पहले से। आप इसकी मीडियन है 63, आप एक्स का मान बताओ। जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ हो पहले से, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप नंबर ऑफ टर्म काउंट कीजिए, 5 और 5 10। मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर 10 टर्म हैं तब तो डिस्ट्रीब्यूट 4 4 ही करना होगा, क्योंकि बीच में बचना तय है, बचना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 5 5 बांट देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो 4 4 बांट दीजिए। जैसे ही 4 4 आप बांटेंगे ना, तो बीच में आपको 2 टर्म नजर आएगा, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्म जब इवन होता है तो 2 टर्म बचता है, नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होता है तो 1 ही टर्म बचता है। तो आज अगर मेरे दोस्त हम बात मीडियन की करने चले जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के योगफल का आधा, इन दोनों के योगफल का आधा, ठीक है। और वो मेरे दोस्त हमारा दिया हुआ है 63। अब 2x+2 बराबर 126, x का मान क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने x का मान 62 देखा, सबने देखा आप में से 62। अब देखो इसको, ये क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है कि बेलन की त्रिज्या को दुगुनी कर दो, ऊंचाई को आधी कर दो, तो नए बेलन और पुराने बेलन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देख भाई, पहले रेडियस r थी, अब आपने रेडियस को 2r कर लिया। पहले हाइट h थी और अब आपने हाइट को आधा कर लिया, ठीक है। तो ये आपका नया वाला हो गया भाई, और ये आपका पुराना वाला हो गया। तो ये आपका न्यू सिलेंडर है और ये आपका ओल्ड सिलेंडर है।
आप दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इनको मेरे दोस्त सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो ही गया है, एच से एच भी हो गया है, ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो सीधा 2r² दिखेगा और यहाँ पे r² दिखेगा, यानी 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे दोस्त 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप कब आए बताए भी नहीं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं आप यूट्यूब पर कब से ढूंढ रही थी। आप सभी लोग मंडे टू फ्राइडे नवीन कुमार सिंह चैनल पर रात में 10:30 बजे लाइव रहना। नवीन कुमार सिंह चैनल पर रात में 10:30 बजे लाइव रहना, ठीक है। बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए 9 बजे से एनटीपीसी के लिए चलेगा, ठीक है, और 10:30 बजे से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 99, 52 ताश की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से फेंट करके एक पत्ता निकाला जाता है। अब वो एक पत्ता हुकुम का पत्ता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपका ब्लैक कार्ड होता है ना, ब्लैक कार्ड, इसमें दो ही तो होते हैं, एक आपका हुकुम होता है, ठीक है, एक आपका हुकुम होता है और एक आपका चीड़ी होता है, चीड़ी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 13 पत्ता हुकुम की और 13 पत्ता चीड़ी की, कुल मिला के ब्लैक कार्ड 26 ही होते हैं। अब इसमें से क्या करना है, बादशाह भी निकाल देना है, बेगम भी निकाल देना है। तो देखो इसका एक किंग और एक क्वीन इसमें से भी आपको निकालना है और किंग और क्वीन आपको इसमें से भी निकालना है। तो मेरे दोस्त ओवरऑल पत्ता बचेगा कितना, तो देखिए टोटल 52 पत्ता में से एगो बादशाह बेगम हुकुम का, एक बादशाह बेगम चीड़ी का, यानी 4 पत्ता निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 48 पत्ता बचेगा, ठीक है। अब आप बताइए जब 48 पत्ता बचेगा 52 में से, हुकुम कितना बचेगा 11 और चिड़ी कितना बचेगा, ये भी 11। तो अब क्या है कि आपने क्या किया, काला काला कलर का बादशाह बेगम निकाला, तो 2 बादशाह 2 बेगम निकल गया, 4 पत्ता निकल गया, 48 बचा। अब इस 48 को अच्छी तरह से फेंट लिया, इसमें से एक पत्ता निकाला, उसके हुक्म होने की प्रोबेबिलिटी, आखिर इस 48 में अब हुक्म हैं कितने, 11। तो अगर 48 में से निकाला गया एक पत्ता हुक्म होगा तो इसी 11 में से कोई एक होगा, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 और बटे में 48, 11 और बटे में 48। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। अब हम 100 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त कहता है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की गई है। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने खपत को कितना कम करना होगा। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा पुराना खर्च जो है वो 100 है, ठीक है। अब आप प्राइस को 28% से बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपका खर्च भी 28% से बढ़ना चाहिए। लेकिन आप प्राइस भले ही 28% बढ़ा रहे हो, लेकिन आप अपने खर्च को केवल और केवल 22% ही बढ़ने दे रहे हो, यानी 122 ही खर्च कर रहे हो। तो तनिक सोचो आप, पहले खर्च हो रहा था 108, मतलब पहले जितना वस्तु अगर खरीदते ना तो प्राइस 28% बढ़ा था, खर्च भी 28 बढ़ता, यानी 128 लगना चाहिए। लेकिन आप वहाँ 122 ही देना चाहते हैं, तो जो सामान खरीदाएगा 128 में वहाँ लगाइएगा 122, तो कितने कम पैसे लगा रहे हैं। तो जिस रेशियो में पैसे कम लगाएंगे उसी रेशियो में वस्तु भी कम मिलेगा। तो देखो आप कितने कम पैसे लगा रहे हो, 6 कम लगा रहे हो। इससे 128 से इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व कर लेना,
4.7% आपको नजर आएगा। तो 4.7% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये 5 से कम आंसर क्यों गया, क्योंकि 128 का 10% जो होगा वो 12.8 होगा। 10% 12 होगा, 5% 6 हो। ठीक है। तो मेरे दोस्त 128 का 10% 12.8, तो 5% कितना, 6.4, जबकि ऊपर में 6.4 से भी कम है, इसलिए 5 से भी कम हुआ। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। देखो, महाभारत बैच के अंदर ज्योमेट्री नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ज्योमेट्री होगा आपका। ठीक है, ज्योमेट्री होगा, आप क्यों घबरा रहे हो? सर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिखता है, जिसके कारण टेस्ट नहीं दे पाता हूँ। कंप्लेन करने के बाद समस्या सॉल्व नहीं होता है। अब देखिए, ऑनलाइन जो अभी हम डिस्कशन करा रहे हैं, इसका अगर आप ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम का एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो वीकली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट, वो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर टेस्ट वाले फॉर्मेट में जाकर मिलेगा। ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 101, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब ए का कोऑर्डिनेट है -3,0, बी का कोऑर्डिनेट है, ये 5, -2, और सी का कोऑर्डिनेट है -8,5। ठीक है। हमसे स्पष्ट कहा गया कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। अरे मेरे दोस्त, ये तो इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। केंद्रक तो आप जान ही रहे हो, एक्स वाले को जोड़कर 3 से भाग दे दो, है ना। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ से आपको -2 नजर आएगा, यहाँ से आपको 1 नजर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। x1 x2 x3/3, y1 + y2 + y3/3, सो सिंपल। आइए अब इसको देखते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पर तो वैल्यू पुट करना है आपको, है। 10/60 का मान √3 स्क्वायर करेंगे 3 होगा। 4 sin45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा। +3 इंटू सेक 32/√3 स्क्वायर करेंगे 4/3 होगा। और +5 इंटू कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, कॉसेक 30 2 होता है, सेक 60 भी 2 होता है। 10 30 √3 स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, 3 2 5 और 4 9, ऊपर 9 नजर आएगा, नीचे एक आंसर आपका 9 ही होगा। लेकिन 9 तो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, बैच जो है ना वो आपको टिल एग्जामिनेशन के लिए ही मिलना है, टिल एग्जामिनेशन के लिए ही बैच आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में बहुत लफड़ा कर देते हो, इस बार आपने बहुत सारा लफड़ा कर दिया, तो मजबूरी में हम लोग को वो करना पड़ा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसलिए पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि हमारा बैच कब तक रहेगा, एग्जामिनेशन तक आपका बैच है। ठीक है। अब देखो, एक दर्जी एक थोक विक्रेता से अस्तर के कपड़े खरीदते हैं और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है, जो सामान्य टेप से 5 सेमी लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 सेमी छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक दर्जी है, जब वो खुद कपड़ा खरीद रहा है तो सामान्य मापना से 5 सेमी वो ज़्यादा ले रहा है, और जब ग्राहक को दे रहा है तो सामान्य से 5 सेमी वो कम दे रहा है। तो क्या होगी इस बिजनेस में उसकी प्रॉफिट? अब देखिए दर्जी की प्रॉफिट क्या होगा। हम मान लेते हैं कि सामान्य माप 100 सेमी का है, सामान्य माप 100 सेमी का है। ठीक है, जब सामान्य माप 100 सेमी का है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि दर्जी जब खुद लेता है कपड़ा तो सामान्य माप से 5 सेमी ज़्यादा, यानी कि 105 सेमी माप के लेता है। यानी पैसा देता होगा 100 सेमी का और माप के लेता होगा 105। इसके बाद मेरे दोस्त, जब वो ग्राहक को देता है तो 100 सेमी का पैसा लेके 5 सेमी कम, यानी 95 सेमी ही देता है।
तो 95 सेमी वो ग्राहक को देता है। तो तनिक सोचिए कि वो देता है 95 और खुद लेता है 105। तो अगर 195 देकर अगर 105 ले रहा है, तब तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 10 का। कितना देकर? CP 95 और इंटू 100। मेरे मित्र आप सॉल्व कर लेना। 10 सहित 10/19 आपको नजर आएगा। 10 सहित 10/19 नजर आएगा। वेरी सिंपल। सेक 30 का वैल्यू गलत पुट किए हैं। कहाँ में गलत पुट किए हैं भाई? अरे मेरे दोस्त, आप जरा सोचो, cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 ही तो होगा, है। और 2/√3 को जब स्क्वायर करेंगे तो 4/3 ही होगा। मैंने गलत कहाँ पुट कर दिया? अब आपको याद नहीं है तो आप हमको गलत करने लग गए हैं। चलिए अब 104 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मेरे दोस्त 150 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है। कह रहा है क्या? मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम लेती है यदि तेज लोकल की चाल धीमी लोकल से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अब देखिए, दो ट्रेन है जो 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है। दो ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक की स्पीड मेरे दोस्त, एक की स्पीड जो होगी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड इससे 10 ज़्यादा है, x + 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा। यही टाइम का अंतर कितने का दिया हुआ है? टाइम का अंतर दिया हुआ 45 मिनट। इसको बदल लीजिए घंटे में, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व मत करना, ऑप्शन पुट कर लेना। जैसे ही आप ए का मान, ठीक है, जैसे ही आप x का मान मेरे दोस्त 40 पुट करते हो, x बराबर जैसे ही 40 पुट करोगे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर धीमी वाली की स्पीड कौन होगा? x + 10 तो फास्ट वाली की स्पीड होगा, धीमी वाली की स्पीड तो x ही होगा। x का मान 40 ही पुट किए हैं तो सेटिस्फाई हुआ है। इसका मतलब धीमी वाली की स्पीड 40 हो जाएगी, है ना। धीमी वाली की स्पीड 40 हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त ये क्या है? ये अच्छा सवाल है और बेसिक से बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है ये? कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 - e²। आपको क्या दिया हुआ है? अब देखिए, कॉट स्क्वायर का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा। ध्यान देना, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट क्यूब थीटा और इंटू सेक थीटा। अब मेरे दोस्त आप यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब का मतलब है कॉट स्क्वायर इंटू कॉट थीटा और इंटू सेक थीटा। अब ये देखिए, कॉसेक थीटा प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दो, और ये देख लो कॉट स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दो, और इस कॉट को कॉस बाय साइन लिखो, और इंटू सेक को 1/cos लिखो। तो मेरे दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा। अब फाइनली हम देख पाएंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर और 1/sin ये भी हो जाएगा कॉसेक थीटा। दोनों में से कॉसेक थीटा आपका कॉमन आएगा, यहाँ से 1 + कॉट स्क्वायर। अब मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि ये कॉसेक स्क्वायर होता क्या है। अरे भैया, कॉसेक स्क्वायर एक्चुअल होता है 1 + कॉट स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम कॉसेक थीटा स्क्वायर जब ट्रांसफ़र करेंगे, रूट के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और किसी भी संख्या की पावर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो मेरे दोस्त यहाँ हम कॉसेक के जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक के जगह पर लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इसकी पावर हाफ और इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, आधार समान तो गुना में पावर जुटेगा, तो सीधा हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। अब देख लो कॉट स्क्वायर का मान क्या है। तो आप कॉट स्क्वायर का मान देखोगे 1 - e²,
तो फाइनली होगा 2 माइनस ई स्क्वायर इसकी पावर 3/2। तो 2 माइनस ई स्क्वायर इसकी पावर 3/2, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये था 105 नंबर, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना था, सबको कॉट के फॉर्म में लाना था, तभी जाके कॉट स्क्वायर के ये मान हम यूज़ कर सकते थे। ओके, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन पर आइए और देखिए ये क्या है। देखिए ये हमें कह रहा है कि P किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और Q उस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। एट फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, टोटल वर्क देखना चाहिए। 12 15 का एलसीएम 60, 12 मिनट में 60, 1 मिनट में 5 भरेगा, और 15 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 4 भरेगा, दोनों ही भरने वाले हैं। ठीक है, कह रहा P 4 मिनट के लिए खोला जाता है। अगर P को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, P को 4 मिनट के लिए खोला गया, तो 5 क्षमता से 20 ही भरा होगा। उसके बाद शेष भाग Q भरता है, तो 60 में 20 भर दिया, तो 40 अभी भी भरना है। Q भरेगा 4 क्षमता से, तो 10 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। यानी Q बचे हुए भाग को 10 मिनट में भर देगा। अब इसको देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक समान है होता है। अगर 2 साल का 660 है, तो मेरे दोस्त पर साल क्या होगा, 330 हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 696.30 ये दिया हुआ है। मेरे दोस्त आप ये जान लीजिए, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में सेम होता है। अब 2 साल के कंपाउंड में फर्स्ट ईयर का कंपाउंड हटा दीजिए, इसमें से इसको जैसे ही हटाइएगा, तो मेरे दोस्त ये 366.30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड, ये हुआ सेकेंड ईयर का कंपाउंड। लगातार साल का कंपाउंड दिया रहे ना, तो वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकलेगा। बताइए कितना वृद्धि हो रहा है, 36.3 की, इससे 330 से, और इंटू 100। डेसिमल हटाएंगे, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ये 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया 107। हाँ नवीन जमुई, आपकी बात में सुन रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में टीपी टीक्यू ओ सेंटर वाले दो वृत्त के स्पर्श रेखा हैं। अगर ये स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं। यानी ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये 110 है, तो ये कितना होगा। चतुर्भुज एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या, चारों एंगल का योगफल 360। ये दोनों मिलके 180 है, तो ये दोनों मिलके भी 180 होगा, जिसमें 110 है, तो ये आपका 70 हो जाएगा, है ना। वो 70 होगा तभी 360 पूर पाएगा, है। ये हो गया 108 नंबर क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त 109 पर आते हैं और देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त 109 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। आप देखिए, ये ए बी और सी एक ट्रेंगल है। ए का कोऑर्डिनेट 4,2 है, और बी का कोऑर्डिनेट 6,5 है, और सी का कोऑर्डिनेट ये हमारे पास 1,4 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि एडी माध्यिका है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अरे पॉइंट डी जो होगा ना, वो इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, यानी 7/2 हो जाएगा। y1 प्लस y2/2, तो 9/2 हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन के अंदर है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब चलो इसको देख लेते हैं। ये है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बना के आंसर दो एक क्वेश्चन।
आइए देखिए, 20 सेमी गहराई तक पानी से भरे हुए एक बेलनाकार टब में छोटी छोटी गोलाकार गेंदें डाली जाती है। अब ये देखिए, एक हमारे पास बेलनाकार टब है, ठीक है, बेलनाकार टब है, और इस टब में पहले से 20 सेमी की गहराई तक पानी है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 12 सेमी है। यहाँ तक पानी पहले से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी पहले से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी इस तरह से बॉल डाला जाता है, तो पानी का लेवल जो है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी पानी यहाँ तक आ जाता है। क्यों इतना ऊपर उठता है? क्योंकि ढेर सारी गोलियां इसके अंदर डाला जाता है। और कितना पानी ऊपर उठता है मेरे दोस्त? 6.75, इतना ऊपर उठता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि कितनी गोलियां डाली गई, 27 गोलियां। इसका मतलब क्या होगा? 27 गोलियों का जो जगह है, 27 गोलियों का जो आयतन है वो ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वो 27 गोली जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर 27 गोली का आयतन। तो पानी तो बेलन में है, तो बेलनाकार शेप में ऊपर उठेगा, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन पाई आर तो 12 ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच आपको सिर्फ वही लेना है जितना पानी ऊपर उठा है। ये हो गया ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर 27 गोले का आयतन। 27 गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर नहीं जानते, इसका आर क्यूब आर के बराबर कर दीजिए। इसी को सॉल्व कीजिएगा, आर का मान 3 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, आर का मान 3 आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन 80 में आप लोग का भी कंप्लीट हुआ है, और बाकी के 40 क्वेश्चन कल वाली क्लास में आप लोग को कराई जाएगी। कल इसका 40 क्वेश्चन वो रात में 10:30 बजे वाली क्लास से पहले ही आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी कल, ठीक है। थैंक यू।